हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एसटीसी फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10th का मैथमेटिक्स पेपर का फुल पेपर सॉल्यूशन। तो देखिए, बात करते हैं पेपर हमारे यहाँ पे है 70 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमारे सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? तो देखिए, को प्राइम नंबर का एचसीएफ जब भी हम करेंगे तो हमेशा 1 ही होगा। इसमें से अपने ऑप्शन दे रखे हैं 2, √2, 1 और नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि हमेशा को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का जब हम आंसर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका इन चारों में से ऑप्शन नहीं होने वाला है। इसमें थोड़ा कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, बट फिर भी हम देखिए, अगर आपने इसका क्वेश्चन ए भी किया होगा तो आपको ये राइट हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसमें सॉल्यूशन 1 भी, आप अगर इसमें 2 भी करके आए हो, मतलब कि पावर की बेसिस पे अगर अपन देखिए, अगर आपने इसका 2 भी किया है तो ये ठीक है। अगर वैसे अगर अपन सॉल्यूशन की बेसिस पे देखिए तो हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पॉइंट -4, 0, 4, 0 एंड 0, 3 आर द वर्टेक्सेस ऑफ। कि ये किसके वर्टेक्स होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के होते हैं, या फिर स्केलेन ट्रायंगल की। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से क्या करना है? जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से इसके वर्टेक्सेस लिख देने हैं और उनकी साइड्स निकाल लेनी है। अगर इसमें आपकी तीनों साइड्स इक्वल आ रही है तो ये इक्विलैटरल हो जाएगा, अगर 2 आ रही है तो आइसोसेलेस होगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन किया था, तो उसके बेसिस पे हमारा क्या हो गया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इट मींस हमारे इसके अंदर क्या हुआ? 2 साइड्स हमारी इक्वल आ रही है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। cos a = 4/5 देन tan a = तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका अपना आंसर आ जाएगा 3/4। आंसर आएगा 3/4। इसके जब हम वैल्यू रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने पे आपके आएगा 3/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो जैसे आपने टेबल भी देखी होगी, टेबल में आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की 1 होती है। तो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है, व्हाट इज द मल्टीपल जीरोस, मल्टीपल्स ऑफ जीरो। जीरो के मल्टीपल्स बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x² + 3x - 5 = 0। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हिंट मैंने यहाँ रखा है। आपने अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन में हमारी ये इक्वेशन थी जहाँ पे ए हमें 2 दे रखा है, बी हमें 3 दे रखा है और सी हमें -5 दे रखा है। तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे -b + -b² - 4ac/2e। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आएगा 5/2। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 5/2। डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7, 13, 19 ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म। 10th टर्म की हमें वैल्यू बतानी है। तो 10th टर्म के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है। हमने यहाँ पे n हमें क्या बोला है? 10th टर्म में फाइंड करनी है। डी हमें 6 दे रखा है, ए हमें 7 दे रखा है और ए n वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, a n = a + n - 1 * d। तो a 10 के लिए फाइंड करना है, तो n की जगह हम 10 रख देंगे, a की जगह वैल्यू 7 रख देंगे, n - 1 तो n हमें 10 दे रखा था, 10 - 1 * d 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो n - 1 9, 9 × 6 करेंगे 54, 54 + 7 हमारे हो जाएंगे 61। तो a 10 की वैल्यू हो जाएगी 61। इट मींस हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 61 इज राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, फिल इन द ब्लैंक। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे अभी 1 मार्क्स वाले चल रहे हैं। अब हमारे आगे भी 1 मार्क्स कंटिन्यू चलेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इक्वेशन दे रखी है, डैश इज द नंबर ऑफ जीरोस इन द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरो सेम फाइंड करेंगे। तो हमें इक्वेशन दे रखी है x - 1 का होल स्क्वायर - x² = 0। तो इसका भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। a + b की आइडेंटिटी खोलेंगे, a² + 2ab + b² और यहाँ -x² एज इट इज रहेगा, x² से x² कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा इक्वल्स में 0 और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये 2 जाएगा अपॉन में, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो फिल इन द ब्लैंक का आंसर हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, तो इस फिलअप्स में हमें हाफ लिखना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देना है, इफ द शेडो ऑफ ए वॉल इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। जब किसी वॉल की, किसी दीवार की वो जो शेडो है वो डिक्रीज होती है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारे एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा? तो देखिए, जब भी वैल्यू डिक्रीज होती है, जब भी शैडो डिक्रीज होगी तो हमेशा एंगल ऑफ इवोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के फिलअप्स में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लेंथ ऑफ द बोथ टेंजेंट्स आर डैश फ्रॉम वन आउटर पॉइंट ऑफ ए सर्किल। तो हमें ये बोला गया एक सर्किल है, उसके बाहर एक आउटर पॉइंट है, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो वो लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो आंसर नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारे पास
इक्वल, तो फिलअप्स में हम लिख देंगे इक्वल। देखिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि पैटर्न आपका सेम सा ही होता है। क्वेश्चन कुछ सिलेबस आपका सेम ही है, तो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें से आ सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट में ही जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप सीबीएसई हो या आरबीएसई बोथ आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री हमारे पास क्या होगी, हमारी इक्वेशन है, तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3, तो हमारे आंसर में आ जाएगा 3, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट इवेंट इज 2/3, किसी भी एक्यूरेट किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमें दे रखी है 2/3, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्यूरिंग दैट इवेंट, उसी इवेंट के नहीं होने की संभावना कितनी है। तो देखिए पी नोट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो उसमें क्या होता है हम माइनस कर देते हैं 1 से, तो हम जब इसको माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आंसर आएगा ये। हिंट में हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है पी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस पीई, और पी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस वैल्यू हमें दे रखी थी किसी भी, ये हमें दे रखी थी इवेंट के लिए, एक्यूरिंग इवेंट के लिए पॉसिबिलिटी हमें दे रखी थी 2/3, तो हम यहाँ पे 2/3 माइनस कर देंगे 1 से, तो एलसीएम में आ जाएगा 3 और हमारा माइनस करने पे आंसर आएगा 1/3, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2/17, इसका क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, 17 का डिवाइड करना होता है 12 में। तो जब हमने 17 का 12 में डिवाइड किया तो हमारे पास इतनी बड़ी नंबर आए हैं, ठीक है। ये सारे नंबर आए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैक्सिमम लिख देते हैं, वो भी हमारा आंसर राइट होता है। तो हमारे पास 0.70 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे एक शिफ्ट, देखिए जब आगे वाले नंबर चलते ही जाते हैं तो हम एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया 0.71। तो अगर आपने आंसर में ये क्वेश्चन किया है तो आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.71, 13 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द एंगल बिटवीन द सर्किल्स टेंजेंट्स आर रेडियस। देखिए जो सर्किल होता है उसके जो टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होगा, तो वो 90 डिग्री का। ये हमारी सर्किल है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट, तो यहाँ बनने वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में हम इक्वेशन दे रखी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ए पोलिनोमियल, इसका हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर, ये हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा, तो बात हो जाएगी हमारी ट्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव भी नहीं है और पावर हमारी प्लस में है, तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में आंसर देना। देखिए यहाँ से सत्य असत्य, यहाँ से ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो रहे हैं जो हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक, यहाँ तक हमारे सारे ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पेपर देके कंफ्यूज हो गए थे कि ट्रू फॉल्स कहाँ तक है, तो देखिए 21 तक हमारी ट्रू फॉल्स है, देन 22 से कंटिन्यू क्वेश्चंस दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आएगा, जॉइनिंग 3 पॉइंट्स विल ऑलवेज मेक ए ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स को मिलाने पे हमेशा ट्रायंगल ही बनता है, तो सीधी सी बात है 3 ट्रायंगल्स को मिलाएंगे तो ट्रायंगल, 3 साइड्स को मिलाने पे ट्रायंगल बनता है, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ट्रू, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट्स 4 and 3 इज सिचुएटेड 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई। तो ये 4 और 3 है वो y एक्सिस पे 4 यूनिट पे है क्या, तो हमें यही बताना है कि ये y यूनिट पे है, तो बिल्कुल है ये y यूनिट पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमें दे रखा है 100 टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 200, कि हमारी 100 टर्म होगी, जब n हमारा 100 होगा तो हमारी 100वें टर्म पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये 200 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये बात हमारी हो जाएगी ट्रू, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, एन वाले फॉर्मूले में जब आप m = 100 लेके a d वगैरह रखोगे तो आपका फाइनल वैल्यू जो आएगी a 100 = आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इफ 2 ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, अगर 2 ट्रायंगल है उनकी एरियाज इक्वल है, देन दे आर सिमिलर, तो क्या वो सिमिलर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फॉल्स, वो सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगी, इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर 2 ट्रायंगल्स इक्वल है इन एरिया, अगर वो एरिया वाइज इक्वल है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सिमिलर वो कंफर्म नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे सिमिलर हो, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात तो कंफर्म है, बट वो सिमिलर होंगे ये कंफर्म नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो सिमिलर होंगे, तो हम लिख देंगे फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो द सेंटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज रेशियो 1:1। तो ये पूछा है, सीधी सी बात ये पूछी कि एक सर्किल है उसमें जो डायमीटर है वो रेडियस को 1:1 में डिवाइड करता है क्या, तो ये सीधी कॉमन सी बात है कि 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ इंटरप्रिटेशंस इज 0 देन द रूट्स आर इक्वल। तो देखिए
अगर आपकी इंटरप्रिटेशन 0 होता है तो रूट्स इक्वल होंगे क्या, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंट में मैंने इसका आंसर लिख रखा है। हिंट में देखिए आप, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट हमेशा इक्वल होते हैं। रूट ही नहीं, एरिया भी इनका इक्वल होता है। रूट का एरिया और रूट रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 22 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में जल्दी लग रहा हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से आंसर को राइट कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखी sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि ऊपर हमें स्क्वायर दे रखा है, माइनस tan स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है रूट की पावर √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यहाँ हो जाएगा 3, माइनस करने पे आ जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 इज फाइनल आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो बात क्वेश्चन नंबर 23 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + 1 = 7 एंड y - x = 4। हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, इसे हमें फाइंड करना है कि हमारी x और y की वैल्यूज क्या क्या होगी। तो आप कोई भी वैल्यू, आपको दोनों पैटर्न देखिए, थर्ड चैप्टर से इक्वेशन है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, तो आप जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो, दोनों से आंसर सही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सोल्यूशन किया है। पहले हमने क्या किया है, पहले हमने x y की वैल्यू निकाली है, फिर उस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। तो आप इसको इजीली देख के आंसर देख लेना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट। किसी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए कोई काम है कि इस करना निश्चित है कि ये होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हाउ मेनी टेंजेंट्स हैव ए पॉसिबल इन ड्रॉ टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है, उसकी सर्कमफेरेंस, ये उसकी सर्कमफेरेंस है, इस पे कितनी टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो इन्फिनिटी बन सकती है, कितनी भी टेंजेंट्स आप बना सकते हो, तो आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर ये क्वेश्चन ये से आता कि एक सर्किल है, उसके बाहर कोई बिंदी है, आउटर पॉइंट से बनने वाले, तो ओनली 2 टेंजेंट्स आर देयर, ठीक है। और बाकी ये पूछा हमें ये सर्कमफेरेंस पे कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो अपन इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो आंसर अपना हो जाएगा इन्फिनिटी टेंजेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमें गिवन है ये ए बी अपॉन जेड बी अपॉन जेड वाई इक्वल्स टू 2.7 और ए एक्स हमें दे रखा है 5.5, देन फाइंड जेड ए, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू हम जानते हैं इस वाले इक्वेशन में क्या होता है, इसके अपॉन में इसको लिखते हैं, इसके अपॉन में इसको लिखते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है, जेड ए अपॉन एक्स बी और जेड बी अपॉन वाई बी, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू रखनी है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 2.7, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, इसकी जेड की वैल्यू, जेड वाई की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू और जेड ए की हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम x मान लेंगे, जेड ए को x मान लेंगे, ठीक है, इसको x मान लेंगे हम, क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पूरी हमें 7 दे रखी है, ठीक है। तो पूरी हमें 7 दे रखी है, तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली तो ये हमें 2 दे रखी है और जेड वाई पूरी हमें 7 दे रखी है, ये पूरी हमें 7 दे रखी है, ये हमें 2 दे रखी है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 7 - 5 2 करेंगे तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी 5। तो वैल्यू पुट कर देंगे जेड ए अपॉन ए एक्स, जेड बी अपॉन बी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगी x, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, यहाँ इसकी वैल्यू में 5.5 दे रखी, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 5, रोज मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड में, और जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 55 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, इनका सोल्यूशन करने पे आंसर आएगा 2.2, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द सेम नंबर ऑफ डॉट ऑन 2 डाइस थ्रोन ए मल्टीपुलस, है ना। तो किसी भी हमें ये बोला गया है कि 2 पास एक साथ फेंकने हैं, ठीक है, और दोनों में समान नंबर लाना है, सेम नंबर लाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए पासे को फेंकने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जैसे इस क्वेश्चन को फाइंड तो ऐसे करना है, 1 1 करना है, 1 2 करना है, ऐसे करके हम 6 तक बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6, तो 1/6 इसकी हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए डायग्राम में हम इसको लेके चलते हैं, इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इसको हम 90 मान लेते हैं, ये हमें 55 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल की सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम होता है 180, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 180। तो ये हम 90 मान लेंगे, 55 गिवन है हमें, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे 90 + 55 प्लस इसको हमने APO माना है और इक्वल्स टू 180, तो इन दोनों का सम 145 हो जाएगा, ये एज इट इज आएगा, 180 एज इट इज आएगा, और हमें इसकी फाइंड करनी है, तो इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 35, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, ये वाली जितनी होगी ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास 35 आई है, तो सेम वैल्यू की हमारी ये हो जाएगी, ये भी 35 हो जाएगी। दोस्तों वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर
29 से। तो हमें फाइंड करना है प्रूव दैट थ्री रूट 5 इज द रैशनल नंबर। तो इसकी तो पॉसिबिलिटी रहती है। ये क्वेश्चन तो श्योर है कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो नॉर्मली ये इजी क्वेश्चन है, बाकी इसमें लैंग्वेज ज्यादा होती है। तो हम सबसे पहले वही बात होती है कि जो क्वेश्चन हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, जो हमें प्रूव करना होता है इट इज रैशनल नंबर, तो हम सबसे पहले उसको रैशनल मानते हैं। तो लेट अज्यूम दिस इज ए रैशनल नंबर, फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हमें क्या कर देंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने के बाद में हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो नंबर है ये वाला इरेशनल नंबर हो रहा है, बट ये रैशनल नंबर हो रहा है, सो बोथ ऑफ दीज आर इरेशनल। ठीक है, तो हम कह देंगे 3√5 इज ए रैशनल नंबर। थोड़ी सी लैंग्वेज है जो आप यहाँ से पोस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज के मार्क्स मिलते हैं, तो आप इसकी लैंग्वेज को स्किप मत करना, बाकी इसकी लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज के मार्क्स ही होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स, ये हमें दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से है, बट इसमें क्या है, बुक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे -47 था, बट पेपर में हमारे माइनस नहीं लगा हुआ है, इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। बाकी ये माइनस के बेसिस पे करते हैं तो हमारा बुक वाला ही आंसर आएगा, बट यहाँ माइनस नहीं है तो हमारा थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एन है हमारे पास ये हमारा माइनस में आएगा, ये हमारा पॉइंटों में आएगा। वैसे एन कभी भी पॉइंटों में नहीं आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारी सीरीज दे रखी है, ए हमें दे रखा है, डी हमने फाइंड कर लिया दोनों को माइनस करके, तो डी हमारे पास -5/2 आया है और एन हमें फाइंड करना है। तो ए लास्ट टर्म हमें दे रखी 47। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 47। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके a + n - 1 × d = an, तो वैल्यू पुट कर दी, हमने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो हमारी माइनस में आ रही है, और n कभी भी माइनस में नहीं होता। तो अगर आपकी टीचर चाहे तो इसके आपको बोनस मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि बेसिस ऑफ अगर ये डायरेक्ट अगर बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है तो अगर इसमें माइनस के बेसिस पे अपन देखें तो इसका आंसर सही आएगा, बट इसमें यहाँ पे माइनस नहीं है, ये क्वेश्चन हमें प्लस में दे रखा है, तो एन हमारा क्या आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। तो वैसे बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसी मिस्टेक्स होती है तो या तो उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं या फिर क्वेश्चन को उसी बेसिस पे ठीक माना जाता है। अगर इस क्वेश्चन को इसी बेसिस पे देखें तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, बुक वाला नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। और अगर इसके आपको बोनस मार्क्स मिलने हैं तो वो आपके टीचर वैसे देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 31 में हमें गिवन है ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट 8.2 से क्वेश्चन आया इस बार आपके पेपर में। 8.2 से 8.3 प्रूव दैट वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्योंकि पेपर वो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा फोबिया होता है उनको, साइन थीटा फॉर्मूले थोड़े लेंथी लगते हैं वो चैप्टर अपने आप में, बट ये सारा इजी मैटर आया इस बार आपकी। तो अगर यही आपका एनुअल एग्जाम का पैटर्न रहा तो बेसिकली इस चैप्टर से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, वो भी सीधी टेबल से वैल्यू पुट करके फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 31 की। तो cos 45 sec 30 cosec 30, तो वैल्यू रख दी हमने, 45 की वैल्यू भी रख दी, sec 30 की भी रख दी और cosec की। फिर हमने एलसीएम ले लिया, सेम आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा ये, और ऊपर क्या होता है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपने पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने पास a/b/c/d वाला फॉर्म बन गया है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये वाला नंबर है ये ऊपर चले जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। और फिर देखिए नीचे हमारे पास रूट में नंबर आ रहा है, तो रूट में नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने रैशनलाइज वाला वो प्रोसेस अपनाया है, उसके बाद में क्या किया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से दोनों से कॉमन निकालेंगे, 2 दोनों के पास है तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे माइनस का, नॉर्मली ये फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 8 - 24 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा a + b a - b, तो उसका फॉर्मूला बन रहा है a² - b² और हम दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 16 और 2 से 16 को काट देंगे 8 आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, आप पोस्ट करके देख सकते हो। वैसे लेंथी हो जाएगी, बाकी मैं आपको अच्छे से बता दी थी डिटेल में, पर ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप पोस्ट करके देख लेना नॉर्मली क्वेश्चन। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस पर डिटेल आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी कि किस क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दे रखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग। देखो एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो एक 30 मीटर बिल्डिंग पे मीटर के उसके पास में खड़ा है, बिल्डिंग के पास में खड़ा है। ठीक है, तो वो बिल्डिंग की तरफ चल के आ रहा है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम द टॉप, तो उसकी जो आईज है उससे टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 30 और 60 का बन रहा है। ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के पास में आ रहा है, इस तरफ वो चल के आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ वॉक, आपको ये बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस वॉक करके बिल्डिंग के पास आता है, मतलब आपने इसने कितनी वॉक की है वो आपको बताने की, वो कितनी चल के आएगा। तो हमने डायग्राम बना लिया। नॉर्मली ये 9th चैप्टर से क्वेश्चन है और कंपलसरी है, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो बहुत अच्छे से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन आता है और इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, हमने इक्वेशन बनाई है tan 60 के लिए। इस वाले एक बार तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, यहाँ से 2 इक्वेशंस बनाएंगे।
एक इक्वेशन हमने यहाँ बना ली, एक इक्वेशन यहाँ बना लिया, फिर दोनों को क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हमें डी फाइंड करना है ये, ठीक है। तो हम पूरा फाइंड करके उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करके इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली इसका पूरा सॉल्यूशन आपके पास किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो इफ tan 12 tan a equals to 5 then sin square a plus sec square a equals to, तो हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन दे रखा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें ये 12 है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फाइंड हमें करना ये, तो ये हमारे पास tan की वैल्यू हो जाएगी। और tan की वैल्यू के लिए हमने कुछ फॉर्मूलेज लर्न किए पंडित बद्री प्रसाद करके, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो वहां से हम यहाँ से देखेंगे tan के लिए फॉर्मूला क्या है, v अपॉन p, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे और उसके बेसिस पे हमें पता है कि यहाँ पे हाइपो फाइंड करना है, डायग्राम बना के हमें हाइपो फाइंड करना है। तो हाइपो फाइंड कैसे होता है, दोनों का सम करके स्क्वायर्स का सम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों की स्क्वायर्स का सम करके हमारी हाइपो आ जाएगी 30। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई है। अब हमें साइन की फॉर्मूला चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला ये होता है और सेक का क्या होता है, h अपॉन b, तो वहां से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यूज देखो, p हमारे पास ये है, b हमारे पास ये, h हमारे पास ये, फॉर्मूला लगा देंगे दोनों का, और दोनों की स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर है, दोनों की स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इनकी नॉर्मल कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन वाला है, पेपर इजी था बट लेंथी था, तो बच्चों का बहुत टाइम इसमें लगा है। तो देखिए जैसे इसकी कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन बाकी बोर्ड की एग्जाम में थोड़े इतने लेंथी कैलकुलेशन वाले नहीं देंगे, बाकी आपकी इस हाफ ईयरली के पेपर में वैसे पेपर इजी था बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई है, तो ये थोड़ा पेपर ज़्यादा टाइम लेके होने वाला था, ठीक है। तो हम इस तरह से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारा इसमें आ जाएगा 1.32, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दे रखा है फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट करने पे तो 132 आए और जिसका सम करने पे 23 आए। तो हमने माना है एक नंबर को x माना है, एक को x प्लस 1 माना है। लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज x एंड द सेकंड इज x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन देखेंगे तो हमें बोला है दोनों का सम करने पे 23 आना चाहिए। तो यहाँ से हम देखो, वैसे तो आंसर हमारे पास किसी से भी आ सकता है, बट हम इस इक्वेशन से आंसर लेके आएंगे और इसमें पुट करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो अगर आप इस एक इक्वेशन को लेके चलो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट हमें दो दे रखा है तो हम दोनों का यूज कर लेंगे। तो हमें ऐसे बोला है कि दोनों का जब सम करते हैं तो 23 आता है, तो हमने पहला नंबर लिया था x, दूसरा लिया था x प्लस 1, तो x हमारे पास हो जाएगी 2x और एज इट इज आ जाएगा 1, यहाँ पे 23, तो 1 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पे 22 आ जाएगा और जो 2 है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 11। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 11 हो जाएगी और सेकंड नंबर हमने क्या माना x प्लस 1, तो वो हमारे पास हो जाएगा 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12। और अगर आप वेरीफाई करना चाहो कि आपका आंसर सही है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जैसे आपने लिखा है x का स्क्वायर तो आप लिख दोगे 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x की जगह पे 11 इक्वल्स टू 132 आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, यहाँ पे हो जाएगा ये और आंसर में इतना आना चाहिए। तो जब हम ये सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और RHS LHS दोनों इक्वल आ जाएगा। तो हम अगर वेरीफाई करना चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो अपने आंसर को, बाकी अगर नहीं भी करोगे तो आपके x और x प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगी 11 और 12, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो यहाँ बोला है, ये डायरेक्ट आपका 3.3 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको दे रखा है, तो है 5 ईयर अगो नूरीज एज इज 3 टाइम्स टू द सोनूज एज, नूरी की एज है जो 3 टाइम्स है सोनू की एज की, ठीक है। तो आफ्टर टाइम है, अब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, द एज ऑफ नूरी विल बी 2 टाइम्स ऑफ द सोनू, सोनू की जो नूरी की एज है वो सोनू से 2 टाइम्स हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी, तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज की एज को एक को x माना है, दूसरे को हमने y माना है, तो 5 ईयर अगो के लिए अलग से इक्वेशन बना लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद वाले के लिए अलग से इक्वेशन बना लेंगे। दोनों इक्वेशन हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे भी करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू, तो हमारे पास नूरीज वैल्यू तो 50 आएगी और हमारे पास सोनू की एज आएगी जो 20 आएगी। कैलकुलेशन आप देख लेना, नॉर्मली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है फाइंड आउट 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म, शुरू वाली 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। और उस 5th टर्म, जब जिसकी हमें 5th टर्म दे रखी है 26 और 9th हमें दे रखी है 42, तो सबसे पहले तो जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें 5th टर्म दे रखी है 26 और 9th टर्म दे रखी है 42, तो यहाँ से हम 5th टर्म के लिए इक्वेशन बना लेंगे और यहाँ से हम 9th टर्म के लिए इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 26, ये हमारी 5th के लिए हो गई है, क्योंकि n यहाँ पे 5 था तो 4d इक्वल्स टू 26 हो जाएगा, यहाँ पे 9 था तो n माइनस 1 करेंगे तो 8d इक्वल्स टू 42 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हम ऊपर नीचे रख के काटेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और d की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसी से हम फाइंड करेंगे एस एन की वैल्यू, एस एन के लिए फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ पे n की वैल्यू हमें 15 दे रखी है
और ए हमने फाइंड कर लिया, डी हमने फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो S15 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 570। ठीक है, बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो 37 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू पासास आर थ्रोन टुगेदर, दो पासे जिनको साथ में फेंका जाता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बोथ ऑफ द पासास। तो दोनों पासों का टोटल आने का, टोटल 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टोटल 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी कि पासों को कितनी बार फेंकते हैं उसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके हम 6 6 तक बना लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि सम कितना आना चाहिए 8। तो 8 देखो फर्स्ट लाइन में किसी को भी सम करने पे 8 नहीं आ रहा है, हाईएस्ट कितना आ रहा है 7, 6 + 1 7। ठीक है, तो हाईएस्ट 7 आ रहा है, तो हम इस लाइन से कुछ भी नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे हमें चाहिए कितना जिनका सम 8 आए। तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो कितने नंबर ये 1 2 3 4 5। तो हमारे पास लिख देंगे ऊपर तो 5 और नीचे टोटल आउटकम्स आते हैं तो नीचे आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी भी छोटा सा चैप्टर है, बाकी उसमें इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस बच्चों को थोड़ा मैथ टफ लगती है वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन से अपने 4 मार्क्स तो कंफर्म कर सकते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है और बेसिक नॉलेज पे ये हो जाता है। बात करते हैं जिसका सम 13 आना चाहिए। तो देखिए 13 किसी को भी सम करने पे नहीं आएगा, लास्ट करेंगे तो 6 + 6 लास्ट का सम हो जाएगा 12। 12 से ज्यादा किसी का सम नहीं होगा तो अपन डायरेक्ट 0 लिख देंगे कि 13 करने पे किसी का भी सम नहीं आ रहा है, इट मींस वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38। तो हमारे यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला गया है ए सॉलिड आयरन पोल। ये सॉलिड का आयरन पोल है, देखिए मैंने डायग्राम में बना रखा है। ये सॉलिड का आयरन पोल है। ठीक है, ऑफ ए सिलेंडर, हाइट इसकी 220 है, जिसकी हाइट 220 दी रखी है एंड बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर का बेस 24 है, जिसका मतलब इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी 12 हो जाएगी। ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, जो उसके ऊपर क्या है एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट हमने को 6 दे रखी है, उसकी रेडियस हमें 8 दे रखी है। फाइंड आउट द मास ऑफ पोल, टोटल पोल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, दोनों का सम करके आंसर आ जाएगा। तो चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले R1 हमें गिवन है, R2 हमें गिवन है, H1 H2 हमें गिवन है। जो गिवन हम लिख देंगे R1 H1 R2। ये देखिए इसमें हमने माना है इसको 1 वाला डायग्राम माना है और इसको 2 वाला माना है। तो 1 का यहाँ से लिख देंगे, R1 हमें 12 दे रखा है, इसकी H हमें 220 दे रखी है, इसके लिए R2 हमें 8 दे रखा है और इसके लिए H2 हमें 60 दे रखा है। तो पोल के लिए फाइंड करना है तो ऊपर वाले का प्लस नीचे वाले का दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है πr²h। तो इसमें R1 लगा देंगे और H1 लगा देंगे और इसके लिए बना देंगे R2 और H2। ठीक है, दोनों का सम करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पाई की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, उसकी स्क्वायर कर दी और H की वैल्यू रख दी। सेम यहाँ पे भी ये किया और नॉर्मल इसका कैलकुलेशन किया और हमारा केजी में आंसर आता है, उसको हमने हमारा ग्राम में आंसर आ रहा था उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है जो इसकी ओर में दे रखा है, तो आप देख लेना आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन दोनों ही इजी थे। बाकी अगला क्वेश्चन हमारे हैं, ये हमारी एक सिलेंडर शेप में बकेट है जिसकी लेंथ हाइट हमें 32 दे रखी है, रेडियस हमें 18 दे रखी है, फिल विद सैंड, ये हमें मिट्टी से भरी हुई दे रखी है। अब क्या किया अगले ने, इसको इस बकेट को एम्प्टी कर दिया ऑन द ग्राउंड, इसको खाली कर दिया है, इसको उठा के इधर खाली कर दिया है। तो जो रेत का ढेर लगा है जो अब वो कौन शेप में बना है, तो ये हमारा कौन शेप में एक ढेर बन गया है रेत का। तो आपको उसकी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट आपको 24 दे रखी है, तो आपकी इसकी रेडियस और इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है। तो जो ये यहाँ से जो मिट्टी डाली गई है वो और ये दोनों सेम है, मतलब जितनी बकेट में मिट्टी थी उसी को हमने यहाँ डाला है। इट मींस जो वॉल्यूम ऑफ बकेट होगा वही वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर के लिए सब कुछ लिख दिया, इसकी H लिख दी, इसकी R लिख दी, यहाँ पे हमने कोन के लिए लिख दिया और हमें R और L स्लैंट हाइट और रेडियस फाइंड करनी है। तो हम इतना तो जान चुके हैं कि जो चीज इसमें थी वही चीज यहाँ डाली गई है। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन करना है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। ठीक है, तो हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों जगह पाई थे। बाकी हमने यहाँ की वैल्यू रख दी और यहाँ की वैल्यू रख दी। नॉर्मल कैलकुलेशन हमने किया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे R2 को फाइंड करना था तो R2 को हमने यही रखा है, ये 24 नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ की नॉर्मल कैलकुलेशन है वो आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और फाइनली अपना R2 कितना आया है, R2 अपना है 36। R2 के बाद में हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी। स्लैंट हाइट के लिए क्या होता है, स्लैंट हाइट के लिए R² + H² हमारा फॉर्मूला होता है। तो R² हमने अभी फाइंड किया 36 का स्क्वायर और H हमें गिवन था, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का सम ये आ जाएगा और फाइनल आंसर हमारा स्लैंट हाइट आ जाएगी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो हमें क्वेश्चन में शो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 1 1 -1 -1 -4 -4 आर नॉट ए वर्टेक्सेस ऑफ रोम्बस। अब देखिए ये डायरेक्ट एग्जांपल दे रखा है आपको 7.1 से, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा कंक्लूजन आ गया है। कंक्लूजन आया ये कि बुक में हमें
बुक में हमें क्वेश्चन में प्लस का 4 दे रखा है और हमारे पेपर बनाने वाले ने यहाँ पे माइनस का 4 कर दिया, इससे दोनों का आंसर सेम हो गया है। बुक के बेसिस पे एग्जाम्पल में देखिए तो ये रोम्बस बन रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया है, तो हमारा रोम्बस नहीं बनेगा। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो हम ए बी सी डी चारों के वर्टेक्सेस लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे और चारों के डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ये चारों इक्वल आ रही है दैट मींस दिस इज ए रोम्बस, अदरवाइज ये रोम्बस नहीं होगा। तो हमने ये चारों की वैल्यू फाइंड की है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे हमने लगा के इन चारों की डिस्टेंस फाइंड की। बट हमारे आगे वाले दो की सेम आई है, बट पीछे वाले दो की हमारी सेम नहीं आई है। सो प्रॉपर्टी हमारी कहती है ओ साइड्स आर इक्वल, तब ये रोम्बस बनेगा, बट यहाँ पे रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट ए रोम्बस। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। और फाइनली आपको कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर डिटेल वीडियो आपको बना के बता दूंगी। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसी के और भी एक क्वेश्चन और आया था, बाकी ये क्वेश्चन भी इजी है। 7 चैप्टर ये ज्योमेट्री वाला चैप्टर वो जो इजीली समझ में भी आता है और इजी क्वेश्चन आता है इसे। तो जो बच्चे को कुछ चैप्टर टफ लगते हैं उनमें ज्योमेट्री वाला चैप्टर भी आप इजीली कर सकते हो, इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन में। और में जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसमें फाइंड आउट द पॉइंट y एक्सिस पे ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो इन दोनों से। तो देखिए ऐसा पॉइंट, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया आपको, ठीक है, उसमें y एक्सिस पे पॉइंट मानना है हमें, तो वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स है, एक तो a है एक b है, ये दोनों क्या है 0 इस o से इक्वल डिस्टेंस पे है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो OA इक्वल्स टू OB हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, OA का यहाँ लगा दिया, OB का यहाँ लगा दिया, दोनों को हमने सेम चलाया इसको आगे। यहाँ पे देखिए ये वाला तो माइनस करने पे 36 हो जाएगा, बट यहाँ पे फॉर्मूले की प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी है। और यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे खोल दिया। और फाइनली हमारा वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू हमारे पास 9 आई है। कैलकुलेशन आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन एन आर्क द रेडियस हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है और माइनस सेगमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आर हमें दे रखा है, थीटा हमें दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है थीटा को 360 × 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास 60 है और 360 नीचे आ जाएगा, 2 की जगह 2 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू हमने रख दी है और आर हमारे पास आ जाएगा 21, कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 22। फिर बात करते हैं रेडियस सेगमेंट, सेकंड का इसमें भी हमें फाइंड करना है। इसका सेकंड वाला जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रेडियस सेगमेंट का फाइंड करेंगे, रेडियस का सेगमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 है, 360 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी और आर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 231। ठीक है, और यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ माइनस सर्किल की रेडियस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा फिर उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रखी, तो आप इजीली इस कैलकुलेशन को देखिए अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो आंसर किया है वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो हमें और में दिया था, तो इसी के सेकंड की बात करेंगे। तो ये हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन इसी का और में। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है एक कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस इज 15 मीटर सेंटीमीटर सबटेंडेड बाय द एंगल 60। 15 हमें रेडियस दे रखा है, 60 हमें क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर, इसमें हमें माइनर और मेजर सेगमेंट्स फाइंड करने हैं और आपको पाई की वैल्यू दे रखी है ये और आपको √3 की वैल्यू दे रखी है। तो नॉर्मली इसकी मैंने, वैसे तो नॉर्मली ज्यादा बच्चों ने ऑप्शन फर्स्ट किया होगा, फिर भी अगर किसी ने सेकंड किया तो मैंने इसकी कैलकुलेशन देखी। देखिए वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमारी फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पोस्ट करके इसको देख सकते हैं कि आपने आंसर यही किया है क्या। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये, और डायरेक्ट सेकंड ये न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आ गया है। और देखिए हमें इसमें तीनों फाइंड करने हैं, मीन मोड मीडियन। तो सबसे पहले चालू करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें हमें सीएफ भी निकालना होता है। सीएफ निकालने के लिए क्या होता है, ये दो तो हमें गिवन ही होती है, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखते हैं, फिर इसमें ये ऐड करते हैं, फिर नंबर से ऐड करते जाते हैं, ये ऐड करके लास्ट अपने पास सबका सम देखेंगे वो 68 होगा, ये नंबर और ये नंबर सेम आते हैं। इस तरह हमने एक टेबल तैयार कर लिया। उसके लिए क्या करेंगे n/2 हमें चाहिए होता है, तो n हमारा ये हो जाता है 68 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो 34 यहाँ पे देखिए 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारे पास क्लास इंटरवल देखने के लिए देखिए ये हम करेंगे, ये हमारे पास पहले तो हम ये देखेंगे 34 से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 42 होता है। तो 42 के सामने वाला कॉलम है उसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और उसमें हमने लिमिट देखी रखेगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो एल का मतलब हमारे पास यहाँ पे लिमिट से है, तो हमारे पास 125 आ जाएगी लिमिट।
CF हमें दे रखा है, जस्ट जो नंबर हमने चूज किया उसके ऊपर वाला नंबर हमारे पास हो जाएगा CF, तो हमारे पास 22 हो जाएगा CF, और F नंबर उसके सामने वाला नंबर है, जो नंबर हमने चूज किया है n करके उससे बड़ा नंबर करके, तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा F, और H मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, है ना, डिफरेंस करेंगे दोनों को माइनस करके। फाइनली हमारे पास मीडियन के लिए फॉर्मूला था L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू करेंगे 125, ये माइनस करके कैलकुलेशन जब आप करोगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 137। ये एज इट इज बुक का क्वेश्चन, आप बुक से चेक कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना था। मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा लेंथी ये दे रखी है, इसकी जो डाटाज है ये थोड़े बड़े हैं, तो हम इसमें अज्यूम वाला पैटर्न अपनाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ ये दो चीजें हमें गिवन ही है। क्लास मार्क फाइंड करेंगे, तो क्लास मार्क के लिए हमने अलग से टेबल बना लिए, इन दोनों का वो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो दोनों का सम करके भी आप 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। बाकी मिड पॉइंट निकालने की हम मिड पॉइंट के लिए अलग से नंबर लगा लेंगे। फिर हमें DI फाइंड करना है, तो DI फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर चूज करना पड़ेगा। तो हमने एक नंबर ले लिया है, ये नंबर हमने ले लिया है, ठीक है। इस नंबर को हमने लिया है अज्यूम मान की, तो यहाँ पे हम x को माइनस करेंगे सबसे, इस ऐसे करके हम ये वाली टेबल बना लेंगे। फिर FI DI निकालेंगे, तो FI अपने पास हो जाएगी ये नंबर, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आता जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस तरह से हमारे पास एक नंबर ये भी आ जाएगा। फाइनली मीन के लिए फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे A प्लस समेशन FI DI अपॉन n, तो यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू FI DI हमारे पास 140 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68। फाइनली कैलकुलेशन करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा 137.06, ठीक है। और इसका आखिरी मोड फाइंड करने का तरीका, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन में कुछ भी टेबल में नया नहीं बनाना है। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हमारे पास 20 थे, तो उस कॉलम को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, तो L की वैल्यू हमारी हो जाएगी F1 क्या होता है, जो कॉलम हम लेते हैं उसके ऊपर वाला नंबर हमारे पास F0 हो जाएगा। F1 वही नंबर होगा जो हमने ब्रैकेट में लिया है, और F2 उसके नीचे वाला, ठीक है। 0 1 2 आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, और जिसको हमने लिया है वो अगर F1 है तो उसके ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे F2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, फॉर्मूला हमारे पास सामने रखा हुआ है, उसके अंदर वैल्यू करके ये हमारे कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा ये। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन, ये आपका हो गया है RBSE बोर्ड का हाफ ईयरली पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो इसको CBSE वाले भी देख सकते हैं, उनके बहुत बेनिफिट होगा, बाकी RBSE वाले भी इसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस करना है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए उसका आंसर और सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है।